Hello everyone, how are you? I hope you are fine and you're most welcome in 12th English Crash Course. जी हाँ, Crash Course 12th English मैं MS सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। Dear students, Crash Course हम लोगों ने जो स्टार्ट किया तो सबसे पहला जो क्लास था वो इंट्रोडक्शन क्लास था, जहां पर क्रैश कोर्स से संबंधित मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताया था कि इस क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे कैसे पढ़ेंगे। हमने बताया था कि सबसे पहले हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश को देखेंगे, तो हमने स्टोरी ऑफ इंग्लिश देखा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स को कलेक्ट कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया पोएट्री सेक्शन। बात अगर पोएट्री सेक्शन की करें तो पोएट्री सेक्शन में हम लोगों ने 6 पोएम्स को एक तरह से सजेस्ट किया कि चलो भाई टोटल 10 पोएम्स है तो 10 पोएम्स को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, यहां हम उतना ही पढ़ेंगे जितना का जरूरत होगा। तो हम लोगों ने 6 पोएम्स को क्या किया था, सजेस्ट किया। चलिए, तो वो 6 कविता हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो 6 कविता से आपका सब्जेक्टिव वाला काम हो जाएगा। लेकिन यकीन मानिए ऑब्जेक्टिव के लिए आप में टोटल कविता का नॉलेज होना चाहिए। तो आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग आपका जो पोएट्री सेक्शन में टोटल 10 कविता है, 10 पोएम्स है, ये 10 कविता से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। आज का जो आपका क्लास है 100 का वार होगा। कितना? 100 का 100 ऑब्जेक्टिव्स को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 10 कविता से 100 ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। जी हां, यू हैव टोटल 10 पोएम्स इन पोएट्री सेक्शन एंड फ्रॉम 10 पोएम्स आई विल प्रोवाइड यू 100 ऑब्जेक्टिव्स। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में, इंटर एग्जाम में पोएट्री सेक्शन से जो ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाएगा हमारा आज का क्लास से पूछा जाएगा। जी हां, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए क्लास को बंक नहीं करना है, क्लास को मिस नहीं करना है। बी कंटिन्यू रहिए। अभी जो हम एक एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं, तो जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ूं मेरे आंसर से पहले आपके मन में आंसर आ जाना चाहिए। याद रहे, यहां मैं ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहा हूं। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक रहेगा, आपको फिल करना है। और जब जो ब्लैंक को फिल करना सीख जाएगा तो ऑप्शन वाला इजी वे में वो कर सकता है। तो ऑप्शन वाला जो आपका 4 ऑप्शंस के साथ जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो बाद में आएगा। फिलहाल हम लोग पोएट्री सेक्शन से टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को आज के क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। जी हां, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम पोएट्री सेक्शंस। तो पोएट्री सेक्शन से वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स आज हम लोग पढ़ेंगे एमएस सर से स्पेशल। ये जो आज ऑब्जेक्टिव्स है 100 ऑब्जेक्टिव्स, ये मेरा सोच है, मेरा थिंकिंग है, मेरा मानना है कि इसी से पूछेगा। तो ये बाबू एमएस सर से स्पेशल है। चलिए आइए, विदाउट डिले हम लोग सॉल्व करते हैं। नहीं, आपका जो पहला पॉइंट है वो इस प्रकार है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय। जी हां, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखा गया है, तो किसके द्वारा लिखा गया है? याद रखेंगे, जॉन डन। किसके द्वारा लिखा गया? जॉन डन। चलिए, हमारा अगला पॉइंट है जॉन डन इज ए डैश पोएट। जॉन डन किस प्रकार के कवि है? हमने आपको बताया था, क्या बताया था? तो याद रहे, मेटाफिजिकल पोएट थे। ठीक है, अगला पॉइंट है डैश वाज फर्स्ट टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री। जी हां, किसको बगैर डिग्री दिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था? ऑफ कोर्स जॉन डन को। किसको? जॉन डन को। मैं बता दूं कि आखिर क्यों निकाला गया था, तो इसके जाति के कारण। उस समय पूरा इंग्लैंड ही एंटी कैथोलिक था। जॉन डन का धर्म का नाम था रोमन कैथोलिक। रोमन कैथोलिक होने के कारण ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बगैर डिग्री दिया इसको निकाल दिया गया था। अगला पॉइंट है डैश विल मेक स्पीडियर जर्नी देन द सन। मतलब सूर्य से भी तेजी से गति कौन करेगा? ऑफ कोर्स जॉन डन द पोएट। क्या हो जाएगा? पोएट, कवि। तो कवि याद रहे, सूर्य से भी तेजी से क्या करेगा? यात्रा करेगा। डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। किसको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है? ऑफ कोर्स आपका आंसर क्या होगा? जॉन डन।
तो ये समझ में आ रहा होगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखा? जॉन डन। जॉन डन किस प्रकार के कवि है? मेटाफिजिकल, है ना। किसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकलने के लिए मजबूर किया गया? जॉन डन, है ना। सूर्य से भी तेजी से गति कौन करेगा? कवि करेगा, बताए थे कविता के अंतर्गत, है ना। और किसको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है? तो ऑफकोर्स जॉन डन को। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए 6 नंबर से फिर हम लोग देखते हैं। 6 नंबर में है जॉन डन स्टडीड लॉ एंड डैश। जॉन डन ने किन किन चीजों का अध्ययन किया था? जॉन डन जो है ना लॉ का अध्ययन किया था, साथ ही साथ थियोलॉजी का। अब आप बोलोगे ये थियोलॉजी क्या है? जी हाँ, धर्मशास्त्र या ईश्वर शास्त्र बोलेंगे। अगला पॉइंट है ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर इज द लाइन फ्रॉम डैश पोएम। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, ओह मानव कितना शक्तिहीन है। इस तरह की बात किस कविता में हुई है? किस कविता का लाइन है? ऑफ कोर्स स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम से ये लाइन है। अगला पॉइंट है जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डन अपने पत्नी को छोड़कर जा कहां रहा है? याद रखेंगे जर्मनी। कहां जा रहा था? जर्मनी जा रहा था। अगला पॉइंट है जॉन डन कंपेयर्स हिज जर्नी टू द डैश। जॉन डन ने अपने यात्रा का तुलना किससे किया है? तो सूर्य से किया है, सन से। ठीक है। अगला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू जॉन डन मैन्स पावर इज। जॉन डन के अनुसार मानव का शक्ति जो है वो क्या है? फीबल है। फीबल बोले तो कमजोर। एनी प्रॉब्लम? तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर किस कविता का लाइन है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कवि अपने प्रेमिका को छोड़कर कहां जा रहा था? तो याद रखेंगे जर्मनी। जॉन डन जो है अपने यात्रा का तुलना किससे किया था? सूर्य से किया था, है ना। जॉन डन के अनुसार मैन्स पावर क्या होता है? फीबल होता है, वीक होता है, कमजोर होता है। चलिए यहां तक आपका सॉल्व हो गया होगा, समझ गए होंगे आप। चलिए अगला पॉइंट को हम लोग देखते हैं। बात अब अगर अगले पॉइंट की करें, 11 नंबर क्या है? दे हु कीप वन एनोदर अलाइव नेवर बी पार्टेड होगा यहां पर। मतलब वह जो एक दूसरे को अपने दिल में रखता है। सुनिएगा, वह जो एक दूसरे को अपने दिल में रखता है, हृदय में रखता है, वो अलग नहीं होता। अगला पॉइंट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय। कौन लिखा था? ऑफकोर्स वॉल्ट विटमैन। कौन लिखा है जी? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन। अगला पॉइंट लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स आर द बुक्स ऑफ। लिप्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स ये किसकी किताब है? तो ये भी किताब वॉल्ट विटमैन का है। किसका है ये किताब? वॉल्ट विटमैन। अगला पॉइंट वॉल्ट विटमैन वॉज डैश। वॉल्ट विटमैन डैश थे, यकीन मानिए पीपल्स पोएट थे। क्या थे? पीपल्स पोएट थे। अगला पॉइंट हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज द लाइन फ्रॉम डैश पोएम। किस कविता का ये लाइन है? तो हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। उम्मीद करता हूं कि अंतिम सांस तक, मृत्यु तक सीज नहीं होऊंगा, बीमार नहीं पड़ूंगा, स्वस्थ रहूंगा, है ना। इस तरह का बात किस कविता में हुई थी? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, अक्सर पूछा जाता है। ये भी समझ में आ गया होगा। दे हु कीप वन एनोदर अलाइव नेवर बी पार्टेड हो जाएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन हो जाएगा। लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स आर द बुक ऑफ वॉल्ट विटमैन हो जाएगा। वॉल्ट विटमैन क्या थे? पीपल्स पोएट थे। हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज द लाइन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम। याद रखेंगे। चलिए आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इसके बाद हम लोग आगे 16 नंबर। चलिए 16 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। डैश सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। डैश का मानना है कि सभी मानव जाति का रक्त कण समान है। वॉल्ट विटमैन का मानना है बाबू। किसका? वॉल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो कवि है उसका मानना है
कि इन धरती में जितने भी इंसान हैं सभी का रक्त कण समान है। अगला, वॉल्ट व्हिटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड, याद रखेंगे 37 ईयर्स ओल्ड। कविता में उन्होंने कहा है आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, परफेक्ट हेल्थ बिगिन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, इस तरह का कविता में लिखा हुआ है। अगला, वॉल्ट व्हिटमैन वाज फ्रॉम, वॉल्ट व्हिटमैन कहां से है, तो अमेरिका से है। वॉल्ट व्हिटमैन कहां से है, अमेरिका से। अगला, माई टंग एवरी बटन है ना, एवरी एटम ऑफ ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर इज द लाइन फ्रॉम, मतलब मेरा जबान, मेरा रक्त कण, और कहा जाता है कि सभी जो है मेरा जबान, मेरा रक्त कण सब मिट्टी और हवा से मिलकर बना। ये किस कविता में इस लाइन का प्रयोग हुआ है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, याद रखेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। अगला पॉइंट है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को लिखा कौन है, तो याद रखेंगे W.H. ऑडेन ने। कौन लिखा है, W.H. ऑडेन। इसको भी अच्छे से एकदम आपको क्लियर कर लेना है, याद ही हो जाना चाहिए कि वॉल्ट व्हिटमैन सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। वॉल्ट व्हिटमैन इज 37 इयर्स ओल्ड। वॉल्ट व्हिटमैन वाज फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका के थे। माय टंग एवरी एटम ऑफ ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर इज द लाइन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ पोएम। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय W.H. ऑडेन। इट्स ऑल्सो वेरी इजी, आपको याद करते हुए जाना है, टेंशन नहीं लेना है। हालांकि 100 का टारगेट है, 100 ऑब्जेक्टिव्स को देखना है, इसलिए थोड़ा सा जल्दीबाजी में काम हो रहा है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए 21 है whose white waterfall could bless travelers in their last distress। ये एक्चुअली ना नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट कविता को देखोगे तो वहां पर एक लाइन है कि whose white waterfall could bless travelers in their last distress। लास्ट डिस्ट्रेस का मतलब होता है मृत्यु। अगला, डैश रन्स स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड्स, कौन जो है भोजन की तलाश में मारा मारा फिरता है, तो एक प्राणी की बात हुई थी, ट्रोल्स। याद रहे, ट्रोल्स नामक एक प्राणी है, बहुत ही कुरूप और दुष्ट प्राणी है। यह धरती में कहीं भी नहीं पाया जाता है। इसकी चर्चा स्कैंडिनेवियन धर्मशास्त्र में हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो याद रहे नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट कविता में मानव जीवन के किस चीज को बताया गया है, तो फ्रस्ट्रेशन को। किसको बताया गया है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के तनाव को बताया गया है। अगला, W.H. ऑडेन वन पुलित्जर प्राइज फॉर ईच कलेक्शन। W.H. ऑडेन को पुलित्जर प्राइज मिला था। क्या मिला था, प्राइज लिखा नहीं गया, पुलित्जर लिखा गया है। तो W.H. ऑडेन को पुलित्जर प्राइज मिला था किस रचना के लिए, तो याद रखेंगे द एज ऑफ एनेक्सिटी। तो द एज ऑफ एनेक्सिटी के लिए इसको W.H. ऑडेन को, वेस्टर्न ऑडेन को क्या मिला था, पुलित्जर प्राइज मिला था। अगला पॉइंट, W.H. ऑडेन वन पुलित्जर प्राइज इन डैश। W.H. ऑडेन को जो पुलित्जर प्राइज मिला था किस ईस्वी में मिला था, 1948 में, याद रखिएगा। अगला, एंड द एक्टिव हैंड, चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। Whose white waterfall could bless travelers in their last distress, याद रखेंगे। Trolls runs scalding for their food हो जाएगा। Now the lips are falling fast talks about frustration of human life। W.H. ऑडेन won Pulitzer Prize for his collection The Age of Anxiety। W.H. ऑडेन won Pulitzer Prize in 1948। याद रखेंगे, याद रखेंगे नहीं, याद रखना ही होगा। चलिए अगला हमारा जो पॉइंट है, अगला हमारा पॉइंट है एंड द एक्टिव हैंड मस्ट डैश लोनली ऑन सेपरेट नीज। ये जो एक्टिव हैंड है ना, चलता फिरता हाथ, वो डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रीज। तो चलता फिरता हाथ एक दिन क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, आदमी घुटने के बल गिर जाएगा। तो एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज हो जाएगा। अगला पॉइंट है एंड द नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम डैश पोएम। एंड द नाइटिंगेल इज डम, बुलबुल जो है वो भी गूंगा हो जाता है। किस कविता में इसकी चर्चा हुई है, याद रहे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग
फास्ट, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हो जाएगा। चलिए ये दोनों को याद रखेंगे, एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज हो जाएगा, एंड द नाइटिंगेल इज डम, बुलबुल जो है वो गूंगा हो जाता है। पतझड़ के मौसम में जब पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ बंजर पड़ जाता है, उस स्थिति में। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में इसकी चर्चा हुई है। चलिए हमारा अगला पॉइंट है आपके समक्ष, अगला पॉइंट 28, डैश फ्रीज एक्टिव हैंड। किसके वजह से एक्टिव हैंड फ्रीज हो जाता है? तो जब आदमी मर जाता है तो यकीन मानिए डेड फ्रीज से एक्टिव हैंड, मृत्यु जो है चलता फिरता मनुष्य को क्या कर देता है? थाम देता है। अगला 29, डैश आर विक्ड एंड अगली क्रीचर्स। कौन विक्ड और अगली क्रीचर्स है? अभी तो थोड़ा देर पहले मैंने चर्चा किया था कि ट्रोल्स नामक एक प्राणी है जो कुरूप और दुष्ट प्राणी है। तो याद रहे, विक्ड मतलब दुष्ट, अगली मतलब बदसूरत, कुरूप, क्रीचर मतलब प्राणी। कौन है वो? ट्रोल्स है, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। विस्परिंग नेबर्स आर, बाबू ये विस्परिंग नेबर्स है कौन? तो याद रहे यमराज, उसी को कहा जाता है। इसको इंग्लिश में दूसरे शब्दों में बोलेंगे द मैसेंजर ऑफ डेथ, मृत्यु का खबरी, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है डैश रोलिंग ऑन, लुढ़कता कौन है? तो याद रखेंगे प्राम्स रोलिंग ऑन, बच्चा गाड़ी। प्राम्स मतलब बच्चा गाड़ी, चाइल्ड कैरेज बोल सकते हैं। तो बच्चा गाड़ी क्या होता है? रोलिंग ऑन होता है, कविता में बात हुई है। द कलर ऑफ वाटरफॉल इज ना व्हाइट वाटरफॉल, ऊपर देखे होंगे वाटरफॉल का कलर क्या था? व्हाइट था। अगला ओड टू ऑटम इज अ डैश पोएम। ओड टू ऑटम कैसा पोएम है? तो ओड टू ऑटम बाबू नेचर पोएम है। पतझड़ का गीत, पतझड़, पेड़, प्रकृति, नेचर पोएम है। अगला पॉइंट, ओड टू ऑटम इज रिटन बाय। ओड टू ऑटम को लिखा कौन है? तो याद रहे जॉन किट्स ने लिखा है। इसको भी आपको क्लियर कर लेना है। डेड जो है ना एक्टिव हैंड को फ्रीज कर देता है। ट्रोल्स विक्ड और अगली क्रीचर है। विस्परिंग नेबर यमराज या मैसेंजर ऑफ डेथ को बोलते हैं। प्राम्स रोलिंग ऑन होता है। वाटरफॉल का कलर क्या था? व्हाइट था। ओड टू ऑटम क्या है? नेचर पोएम है। ओड टू ऑटम इज रिटन बाय जॉन किट्स। एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम बोर्ड बिल्कुल नहीं होना है। बोर्ड इसलिए नहीं होना है क्योंकि ये सब VVI ऑब्जेक्टिव्स है पोएट्री सेक्शन का, आपको पढ़ना ही होगा। अगला पॉइंट, जॉन किट्स वॉज डैश पोएट। जॉन किट्स डैश पोएट थे। तो भाई क्या पोएट थे? याद है रोमांटिक पोएट थे। जॉन किट्स क्या थे? रोमांटिक पोएट। अगला पॉइंट, जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ 26। जॉन किट्स 26 साल की उम्र में मर गए थे। अगला, जॉन किट्स डाइड ऑफ, किस चीज के कारण मरा था ये? तो याद है ट्यूबरक्यूलोसिस। किसके कारण? ट्यूबरक्यूलोसिस। अगला, एन एपिटफ इज एन डैश। एन एपिटफ बाबू याद रखेंगे एलेजी है, मातम कविता है। एन एपिटफ हैज बीन रिटन बाय, कौन लिखा है? तो याद रखेंगे वोल्टर। कौन लिखा है जी? वोल्टर डी ला मेर। बहुत आदमी इसको वाल्टर ढेला मारे या वाल्टर ढीला मारे भी बोलता है। अगला, वोल्टर डिलामेर इज अ डैश पोएट। वोल्टर डिलामेर चिल्ड्रेन्स पोएट थे, याद रखेंगे। कैसा पोएट थे? चिल्ड्रेन्स पोएट, बच्चों के कवि थे। इसको भी आपको याद रखना है। जॉन किट्स क्या थे? रोमांटिक पोएट थे। जॉन किट्स कितने साल में मरे? 26। जॉन किट्स किस बीमारी के कारण मरे? ट्यूबरक्लोसिस। एन एपिटफ क्या है? एलेजी है। एन एपिटफ किसके द्वारा लिखा गया? वोल्टर डिलामेर। वोल्टर डिलामेर क्या थे? चिल्ड्रेन्स पोएट थे। एक और पॉइंट है, देखिए, द लेडी लाइज इन अ डैश। लेडी कहां पर परी हुई थी? तो याद रहे ग्रेव, महिला कब्र पर परी हुई थी। कहां पर परी हुई थी? कब्र पर, याद रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं हम लोग, है ना। अगला आपका पॉइंट है 42, 41 तो हो गया। लेडी कहां थी? ग्रेव में थी। लेडी कहां थी? ग्रेव। ग्रेव बोले तो कब्र। 42 है, वोल्टर डिलामेर वाज अवॉर्डेड विथ ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय क्वीन डैश इन डैश। अच्छा, वोल्टर डिलामेर को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। किस रानी के द्वारा? तो क्वीन एलिजाबेथ।
क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा। किसके द्वारा? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। कब? तो 1953 में, याद रखेंगे 1953। एनी प्रॉब्लम? चलिए अगला पॉइंट है, इन एन एपिटफ वोल्टर डिलामेर सेज अबाउट अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ दिस कंट्री। एन एपिटफ कविता में वोल्टर डिलामेर ने एक सबसे सुंदर महिला का चर्चा किया है। वो महिला कहां की थी? तो याद रहे वेस्ट कंट्री। तो याद रखेंगे लेडी कहां थी परी हुई? ग्रेव में, कब्र में। वोल्टर डिलामेर को ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? ऑर्डर ऑफ मेरिट। किसके द्वारा मिला था? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा। कब? 1953। याद रखेंगे। हाँ, याद रहे एन एपिटफ में जिस महिला की बात हुई वो महिला कहां की थी? वेस्ट कंट्री की थी। आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है। चलिए 43 आगे चलते हैं हम लोग। 44 को देखिएगा। 44 में लिखा हुआ है, वोल्टर डिलामेर लॉस्ट डैश एट द एज ऑफ 4। 4 वर्ष की, मात्र 4 वर्ष की उम्र में वोल्टर डिलामेर ने क्या खो दिया था? तो याद रहे अपने पिता को खो दिया था। इसका मतलब उसके पिताजी डेथ कर गए थे जब वोल्टर डिलामेर सिर्फ 4 वर्ष का था। अगला, द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ डैश विल रिमेंबर हर। मतलब कवि को ऐसा लगता है कि उसके मरने के बाद उसको कोई याद न रखेगा, उस महिला को। तो यहां पर होगा नो बडी या नो वन। क्या यूज करेंगे? चलिए नो बडी भी ठीक है, नो बडी या नो वन। मतलब द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो वन विल रिमेंबर हर। मतलब कवि को लगता है कि जब वो मर जाएगा उस महिला को कोई भी याद नहीं करेगा। किस महिला को? जो कब्र पर लेटी हुई है। क्यों ऐसा सोचा? क्योंकि उसके कब्र पर जाने वाला इकलौता कौन है? कवि है। अगला, द सोल्जर इज अ डैश पोएम। द सोल्जर एक डैश पोएम है। तो भाई कैसा पोएम है? तो याद रहे द सोल्जर जो है पेट्रियोटिक पोएम है। क्या है? द सोल्जर पेट्रियोटिक पोएम है या वार पोएम भी है। दोनों में जो होगा ऑप्शन में। अगला, द सोल्जर हैज बीन रिटन बाय। द सोल्जर को कौन लिखा है? ऑफ कोर्स रूपर्ट ब्रुक ने। कौन लिखा है? रूपर्ट ब्रुक ने लिखा है। याद रखेंगे। चलिए इसको भी आपको एकदम याद कर लेना है कि वोल्टर डिलामेर सिर्फ 4 वर्ष के थे जब उसके पिताजी डेथ कर गए, है ना। कवि कहता है उसके मरने के बाद उस महिला के कब्र पर जाने वाला कोई भी नहीं बचेगा। द सोल्जर पेट्रियोटिक पोएम भी है, वार पोएम भी है। द सोल्जर को रूपर्ट ब्रुक ने लिखा है। कौन लिखा है? रूपर्ट ब्रुक। याद रखेंगे। चलिए आपका अगला पॉइंट है 48। पॉइंट है आपका, रूपर्ट ब्रुक डाइड ड्यूरिंग मतलब के दौरान। रूपर्ट ब्रुक मरे किसके दौरान? तो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान मरे थे वो। अगला, रूपर्ट ब्रुक वॉज ए डैश पोएट। रूपर्ट ब्रुक डैश पोएट थे। तो याद रहे वार से संबंधित ये ज्यादा कविता लिखते थे, इसलिए ये वॉर पोएट थे। अगला, रूपर्ट ब्रुक वॉज द सोल्जर ऑफ। रूपर्ट ब्रुक कहां के सोल्जर थे? तो ऑफ कोर्स इंग्लैंड। कहां के थे? इंग्लैंड के सैनिक थे। अगला पॉइंट, ब्रुक्स फादर वॉज अ हाउस मास्टर एट डैश स्कूल, रग्बी स्कूल। रूपर्ट ब्रुक के पिताजी रग्बी स्कूल के क्या थे? हाउस मास्टर थे। तो रूपर्ट ब्रुक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मरे थे। रूपर्ट ब्रुक को जो है वार पोएट कहा जाता है। रूपर्ट ब्रुक इंग्लैंड के सैनिक थे। रूपर्ट ब्रुक जो है के पिताजी रग्बी स्कूल के क्या थे? हाउस मास्टर थे। तो इसको आप एकदम सब क्लियर करते हैं। हमको लगता है कि आप क्लास को एकदम अच्छे से देख रहे होंगे तो अपने आप समझ में आ रहा होगा, नहीं पूरा समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला जो आपका है 52 में देखिए क्या लिखा हुआ है, द सोल्जर हैज डैश लाइन। द सोल्जर में कितना लाइन है? अब द सोल्जर कविता को देखिए, आप पाओगे कि 14 लाइन्स है। जी हाँ 14 लाइन्स है, तब ना द सोल्जर सोनेट है। याद रहे द सोल्जर जो कविता है बाबू, इसमें 14 लाइन्स है और जिस कविता में 14 लाइन्स हो उसको क्या बोलते हैं? सोनेट। अगला पॉइंट,
डैश डिस्क्राइब्ड ब्रुक एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। तो किसने रूपर्ट ब्रुक को इंग्लैंड का सबसे सुंदर और युवा व्यक्ति का उपाधि दिया था? याद रहे, W.B. यीट्स ने, विलियम बटलर यीट्स। भाई ये थे कौन? तो याद रहे ये आयरलैंड के कवि थे। कहां के कवि थे? आयरलैंड। और आयरलैंड के कवि को आयरिश पोएट कहा जाता है। तो याद रहे ये W.B. यीट्स क्या थे? आयरिश पोएट थे। एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो इसको याद रख लेना कि द सोल्जर में 14 लाइन्स है, इसलिए द सोल्जर सोनेट है। और रूपर्ट ब्रुक जो थे, इसको हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड किसने कहा? W.B. यीट्स ने। विलियम बटलर यीट्स। विलियम बटलर यीट्स कहां के थे? आयरलैंड के थे। अगला पॉइंट, रूपर्ट ब्रुक डाइड ड्यू टू डैश। रूपर्ट ब्रुक किस वजह से मरे? याद रहे उसको सेप्टिसिमिया के कारण मरा था। किसके कारण मरा था? सेप्टिसिमिया, ब्लड कैंसर के कारण मरा था। चलिए अगला, द टर्म कंसील्ड स्टैंड फॉर। मतलब ये जो कंसील्ड शब्द है इसका प्रयोग किस लिए किया गया है? तो हिडन। कंसील्ड का मतलब हिडन, छिपा हुआ। अगला पॉइंट, द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द सोल्जर इज कॉल्ड। द सोल्जर कविता का जो पहला स्टैंजा है, जी हां, उसमें 8 लाइन है, इसलिए द सोल्जर का पहला स्टैंजा में 8 लाइन है, इसलिए उसको बोलेंगे ऑक्टेव। क्या बोलेंगे? ऑक्टेव। अगला, द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द सोल्जर इज कॉल्ड। द सोल्जर का दूसरा स्टैंजा में जब आओगे, पैराग्राफ में आओगे, कविता देखोगे तो पाओगे उसमें 6 लाइन है, इसलिए 6 लाइन वाला पार्ट को सेस्टेट कहा जाता है। याद रखेंगे, द सोल्जर कविता की अगर हम बात करें तो द सोल्जर कविता में, सुनिएगा, द सोल्जर कविता की अगर हम बात करें तो द सोल्जर कविता में टोटल 14 लाइन है ना, 14 लाइन्स है, इसलिए द सोल्जर जो है वो क्या कहलाता है? सोनेट कहलाता है। पहला पैराग्राफ में 8 लाइन है, इसलिए द सोल्जर का पहला पैराग्राफ ऑक्टेव कहलाता है, और दूसरा पैराग्राफ में 6 लाइन है, इसलिए द सोल्जर का जो दूसरा पैराग्राफ है वो क्या कहलाता है? सेस्टेट कहलाता है। चलिए, इसको आपको याद कर लेना है, बहुत ही ज्यादा आसान है ना। रूपर्ट ब्रुक किस वजह से मरे थे? तो याद रहे किस वजह से मरे थे रूपर्ट ब्रुक जी? तो रूपर्ट ब्रुक सेप्टिसिमिया के कारण मरा था। किसके कारण? सेप्टिसिमिया के कारण। सेप्टिसिमिया मींस ब्लड कैंसर। जी हां, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही मरा था, गेवोपोली नामक जगह में। किस जगह में? गेवोपोली। चलिए अगला पॉइंट है, डस्ट स्टैंड्स फॉर। बाबू ये जो डस्ट शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए हुआ? तो सोल्जर के लिए हुआ, याद रखेंगे। कवि का मानना है कि एक सोल्जर जो होता है अपने देश का, अपने मातृभूमि का क्या होता है? धूल होता है। द पोएट कॉल्ड हिमसेल्फ द डस्ट ऑफ इंग्लैंड। अगला, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज अ डैश पोएम। कैसा पोएम है? लाइट पोएम है ना। अगला, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन रिटन बाय। जी हां, इसको टी.एस. एलियट ने लिखा है। किसने लिखा है? टी.एस. एलियट। द वेस्टलैंड हैज बीन रिटन बाय। द वेस्टलैंड बहुत ही प्रसिद्ध किताब है टी.एस. एलियट का, तो टी.एस. एलियट ने इसको लिखा है, याद रखेंगे। किसने लिखा है? तो इसको भी याद रखना है। डस्ट शब्द किसके लिए यूज हुआ? सोल्जर के लिए। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट किस प्रकार का कविता? लाइट पोएम, ठीक है। और मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को लिखा कौन है? टी.एस. एलियट, थॉमस एस्टर्न एलियट ने। और द वेस्टलैंड जो किताब है, इस किताब को कौन लिखा? टी.एस. एलियट ने ही लिखा। इसको आप याद रखेंगे। ये सब भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिएगा 62 में थोड़ा गौर फरमाइए। टी.एस. एलियट वाज वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स ऑफ दिस सेंचुरी। जी हां, 20th सेंचुरी। याद रखेंगे टी.एस. एलियट 20वीं शताब्दी के सबसे महान कवि में से थे। अगला, डैश इज कॉल्ड अ मास्टर क्रिमिनल। किसको मास्टर क्रिमिनल कहा गया है? याद रखें, मैकेविटी। मैकेविटी कौन है? बिल्ली का नाम है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ली। तो याद रखें, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट में मैकेविटी एक बिल्ली है, बहुत ही खतरनाक बिल्ली है। एक साधारण सा प्राणी को असाधारण बनाकर टी.एस. एलियट ने प्रस्तुत किया है। तो मैकेविटी जो बिल्ली है बाबू, वो मास्टर क्रिमिनल है, याद रखेंगे। अगला, डैश इज कॉल्ड हिडन पाव। गुप्त पंजा, हिडन पाव, कितनों क्राइम कर ले फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ेगा। कौन है वो? मैकेविटी। कौन है? मैकेविटी।
तो ये भी आप याद रखेंगे कि टी.एस. एलियट 20वीं शताब्दी के पोएट थे। मैकेविटी जो है वो मास्टर क्रिमिनल कहलाता है, मैकेविटी हिडन पाव भी कहलाता है। मैकेविटी क्या कहलाता है? मास्टर क्रिमिनल के साथ साथ मैकेविटी हिडन पाव भी कहलाता है। चलिए अब देखिए अगला पॉइंट है 65 में, मैकेविटी इज डैश फॉर स्कॉटलैंड। मैकेविटी स्कॉटलैंड यार्ड के लिए डैश है, स्कॉटलैंड पुलिस के लिए डैश है, उलझन है। उलझन को अंग्रेजी में बोलते हैं बेफलमेंट। पूछेगा एग्जाम में, मैकेविटी इज बेफलमेंट फॉर स्कॉटलैंड यार्ड। तो मैकेविटी स्कॉटलैंड पुलिस के लिए बेफलमेंट है, उलझन है। इतना खतरनाक बिल्ली है, सोचो। 66 फायर हिम इज द वर्क ऑफ। फायर हिम किसकी रचना है? याद रखेंगे केकी एन दारूवाला। वैसे तो आप याद रखो कि जितना भी कविता और कवि है सबको यादें कर लो, कविता और कवि का नाम। उसी तरह प्रोज और उसका ऑथर का नाम भी आप याद कर लो। इन फायर हिम द पोएट शोज द हॉरिबल सीन ऑफ बर्निंग घाट। याद रहे फायर हिम में, अग्नि भजन में, इस कविता में कवि ने शमशान घाट के, बर्निंग घाट के भयानक नजारा को बताया है। द वर्ड डिबॉचरी स्टैंड्स फॉर। डिबॉचरी का मतलब क्या होता है? तो याद है डिबॉचरी का मतलब होता है इमोरल बिहेवियर। क्या होता है? इमोरल बिहेवियर, गलत व्यवहार। ठीक है। अगला, द पोएट वॉज वॉकिंग एट द घाट विथ हिज डैश। कवि जो है घाट पर टहल रहा था, किसके साथ? तो याद है विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ। अगला, केकी एंड दारूवाला वॉज डैश इन रिलीजन। केकी एंड दारूवाला किस धर्म के थे? याद रखेंगे पारसी धर्म के थे। अगला पॉइंट, जोरोस्ट्रियन मीन्स। जी हां, पारसी धर्म को ही दूसरे शब्दों में जोरोस्ट्रियन बोलते हैं। तो ये जोरोस्ट्रियन है क्या? तो याद है इसका मतलब पारसी ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव से याद रखेंगे। मैकेविटी स्कॉटलैंड यार्ड के लिए बेफलमेंट था, उलझन था। फायर हिम केके एंड दारूवाला की रचना है। फायर हिम में है ना बर्निंग घाट, शमशान घाट के हॉरिबल, भयानक सीन को बताया गया है। डिबोचरी का मतलब इमोरल बिहेवियर याद रखेंगे, है ना। कवि जो है घाट पर किसके साथ टहल रहा था? अपने पिता के साथ, फादर। केके एंड दारूवाला का धर्म का नाम क्या था? पारसी। पारसी को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? जोरोस्ट्रियन। तो जोरोस्ट्रियन को ही दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है? पारसी कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए, एकदम बोर बिल्कुल नहीं होना है। ऑब्जेक्टिव बाबू जितना स्ट्रांग रहेगा, परसेंटेज उतना ही ज्यादा अच्छा आएगा। क्योंकि देखिए बिहार बोर्ड में ना कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ऑब्जेक्टिव चेक हुआ, मतलब ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि ऑब्जेक्टिव चेक हुआ, उसी तर्क पर, उसी एवरेज पर सब्जेक्टिव में मार्क्स दे दिया, तब ना इतना जल्दी जल्दी कभी रिजल्ट दे देता है। चलिए अगला, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 days अवे। मतलब पारसी लोग जो मरने के बाद जो लाश को जो ठिकाना लगाता है उसका नाम है टावर ऑफ साइलेंस। जैसे मुस्लिम लोग कब्रिस्तान लेकर जाता है, हिंदू लोग शमशान घाट लेकर जाता है, तो पारसी लोग मरने के बाद बॉडी को कहां लेकर जाता है अंतिम संस्कार के लिए? तो टावर ऑफ साइलेंस। ये जो केके एंड दारूवाला था ना, उसका सबसे नजदीक का जो कब्रिस्तान था, उसका जो सबसे नजदीक का टावर ऑफ साइलेंस था 1000 माइल्स अवे था, लगभग 1000 मील दूर। इसलिए उन्होंने अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया था, क्योंकि उसका टावर ऑफ साइलेंस बहुत दूर था। अब घर के बगल शमशान घाट था। अगला, मैकेविटी इज अ डैश। तो मैकेविटी क्या है? कैट है, बिल्ली है। अगला, टी.एस. एलियट वॉज बोर्न इन यूएसए बट परमानेंटली सेटल्ड इन इंग्लैंड। याद रखेंगे बाबू, ये जो टी.एस. एलियट है ना, इसका जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन परमानेंटली कहां सेटल हो गया? इंग्लैंड में। तो टी.एस. एलियट का जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन परमानेंटली सेटल इंग्लैंड में हो गया। उसी तरह डब्ल्यू.एच. ऑर्डन का जन्म इंग्लैंड में हुआ, लेकिन परमानेंटली सेटल इसमें अमेरिका में हो गया। दोनों को याद रखेंगे। अगला, टी.एस. एलियट वॉज वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स ऑफ। टी.एस. एलियट है ना एक बहुत ही बेहतर कवि थे, है ना, कब के? तो याद रहे 20th सेंचुरी। तो टी.एस. एलियट वॉज वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स ऑफ 20th सेंचुरी। टी.एस. एलियट 20वीं सदी के सबसे अच्छे कवि में से थे। अगला, स्नेक हैज बीन रिटन बाय। स्नेक को कौन लिखा है? डी.एच. लॉरेंस ने लिखा है। कौन लिखा है? डी.एच. लॉरेंस।
डेविड है ना, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। अगला है ना, स्नेक इज एंड डैश पोएम, एनिमल पोएम है क्योंकि सांप क्या है, एनिमल है, तो याद है एनिमल्स पोएम हो जाएगा। तो याद रखेंगे नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस कितना मील दूर था, 1000 माइल्स अवे। मैकेविटी क्या है, कैट है। टीएस एलियट का जन्म अमेरिका में हुआ लेकिन परमानेंटली सेटल कहां हो गया, इंग्लैंड में। टीएस एलियट 20वीं शताब्दी के सबसे अच्छे कवि में से थे। स्नेक जो है कौन लिखा है, डीएच लॉरेंस ने। स्नेक किस प्रकार का कविता है, तो याद रखेंगे एनिमल्स पोएम है। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है टोटल को एकदम याद कर लीजिएगा। अगर ये टोटल याद करके आप पहुंच गए, अच्छे समझिए, ये टोटल को याद करके अगर आप एग्जाम हॉल चले गए तो एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। अगला देखिए 78, डीएच लॉरेंस वॉज एंड डैश पोएट। तो डीएच लॉरेंस भी एनिमल पोएट थे, क्या थे, एनिमल्स पोएट थे। 79, पोएट्स एजुकेशन टोल्ड हिम टू किल द स्नेक। सांप जब उसके पानी के बर्तन के पास, नल के पास आया डीएच लॉरेंस के, तो उसको अच्छा लगा था, लेकिन बाद में फिर उसके अंदर का एजुकेशन कहा, शिक्षा कहा कि इस सांप को मार दो क्योंकि ये मानव जाति के लिए क्या है, खतरनाक है। अगला, द स्नेक वॉज ड्रिंकिंग वाटर विथ हिज डैश माउथ। जी हाँ, स्ट्रेट माउथ। सांप अपने सीधे मुंह से पानी पी रहा था। किससे पी रहा था, डीएच लॉरेंस एनिमल्स पोएट हो गया। पोएट का एजुकेशन कह रहा था कि सांप को किल कर दो, मार दो, है ना। सांप जो है, सांप का वैसे भी हम लोग का मुंह इधर होता है ना, सांप का इधर होता है, स्ट्रेट माउथ होता है। तो सांप जो है अपने स्ट्रेट माउथ से, अपने सीधे मुंह से क्या कर रहा था जी, पानी पी रहा था। बहुत अच्छा, चलिए अगला देखिए हमारा पॉइंट है 81 में। देखिए क्या लिखा हुआ, द पोएट टुक अ लॉग एंड थ्रू ओवर डैश। द पोएट टुक अ लॉग एंड थ्रू ओवर डैश। तो कवि ने एक लॉग लिया, डंडा लिया और फेंक दिया। कहां फेंक दिया, किसके ऊपर, तो ओवर द स्नेक, सांप के ऊपर। तो द पोएट टुक अ लॉग एंड थ्रू ओवर द स्नेक। अगला, माय ग्रैंडमदर्स हाउस हैज बीन रिटन बाय कमला दास। क्या हो जाएगा, कमला दास हो जाएगा। अगला, कमला दास यूज्ड टू राइट इन 2 लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड मलयालम। कमला दास जो है 2 भाषाओं में लिखा करती थी, किसमें किसमें, इंग्लिश और मलयालम में। अगला, कमला दास यूज्ड टू लिव इन हर ग्रैंडमदर्स हाउस इन हर चाइल्डहुड। जी हां, अपने बचपन में कमला दास अपने दादी मां के घर रहा करती थी। अगला पॉइंट, माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज अ डैश। माय ग्रैंडमदर्स हाउस डैश है, तो क्या है, लिरिक है, याद रखेंगे, एक गीत है। तो इसको याद रखना है कि द पोएट टुक अ लॉग थ्रू ओवर द स्नेक। माय ग्रैंडमदर्स हाउस कमला दास लिखी है। कमला दास 2 भाषाओं में लिखती थी, इंग्लिश और मलयालम। कमला दास अपने बचपन दादी माँ के घर रहती थी, कब, बचपन में। माय ग्रैंडमदर्स हाउस है क्या, तो याद रखेंगे माय ग्रैंडमदर्स हाउस एक लिरिक है। चलिए, तो आपका अगला पॉइंट है 86, कमला दास प्रेजेंट लाइफ। कमला दास प्रेजेंट लाइफ इज नॉट बेटर देन हर, इट वाज अ क्वेश्चन एट पटांग है। कमला दास प्रेजेंट लाइफ इज नॉट बेटर देन हर चाइल्डहुड। जी हाँ, कमला दास का जो वर्तमान जीवन है उसके बचपन से बेहतर नहीं है। अगला, कमला दास रिसीव्ड लव फ्रॉम हर ग्रैंडमदर। कमला दास किससे प्रेम पाई थी, जी हाँ, अपने दादी मां से। चलिए अगला पॉइंट, कमला दास है ना, कमला's grandmother had died so the house has turned in dash and snakes moved there। याद रखिएगा, कमला दास की दादी मां मर गई थी इसलिए हाउस बदल गया था, किसमें, साइलेंस में। किसमें बदल गया था, खामोशी में बदल गया था, और सांप बिच्छू का वहां पर क्या हो गया, बसेरा। अगला, जॉन डन इज डैश फॉर हिज बिलव्ड। जॉन डन अपने प्रेमिका के लिए क्या था, सैड था, नाराज था, सॉरी उदास था। क्यों उदास था, क्योंकि उसकी प्रेमिका मातम मना रही थी, रो रही थी। अगला, जॉन डन वाज अ मेटाफिजिकल पोएट एंड प्रीचर। जी हां, जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट के साथ साथ प्रीचर भी थे। प्रीचर का मतलब क्या होता है, तो प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक। क्या होता है, उपदेशक, याद रखेंगे। तो कमला दास का प्रेजेंट लाइफ जो है उसके चाइल्डहुड से बेहतर नहीं है। कमला दास
जो है अपनी दादी माँ से ढेर सारा प्रेम पाई। कमला दास की दादी माँ मर गई, इसलिए घर खामोशी में बदल गया। जॉन डन जो है अपनी प्रेमिका के लिए क्या है, उदास है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कई बार। जॉन डन जो है मेटाफिजिकल पोएट के साथ साथ वो क्या थे, प्रीचर भी थे। क्या थे, प्रीचर। चलिए हमारा अगला पॉइंट है आपके सामने 91, देखिए क्या लिखा हुआ, डैश आर द बुक्स ऑफ जॉन डन। अच्छा, जॉन डन के किताब डैश है भाई, कौन कौन है, तो जॉन डन का किताब है, याद रखिएगा, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सेटायर्स एंड एलेजीज और सेरमन। तो याद रहे, सॉन्ग्स एंड सोनेट, सेटायर्स एंड एलेजीज और सेरमन, ये सब जॉन डन के क्या है, किताब है, याद कर लीजिएगा। अगला, जॉन डन वॉज डैश इन रिलीजन। जॉन डन का धर्म का नाम क्या था, तो याद रहे रोमन कैथोलिक। क्या नाम था, रोमन कैथोलिक। अगला, जॉन डन्स वाइफ नेम वॉज। जॉन डन के पत्नी का नाम क्या था, एन मोर, याद रखिए। जॉन डन्स फादर वॉज डैश। जॉन डन के फादर डैश थे, तो भाई जॉन डन के फादर क्या थे, ट्रेडर थे। क्या थे, ट्रेडर। बोले तो अगले शब्द, दूसरे शब्दों में इसको मर्चेंट बोल सकते हैं, बिजनेसमैन, व्यापारी। तो याद रखेंगे जॉन डन का प्रसिद्ध किताब कौन कौन है, सॉन्ग्स एंड सोनेट है, सेटायर्स एंड एलेजीज है, सरमन है। जॉन डन किस धर्म के थे, रोमन कैथोलिक। जॉन डन का पत्नी का नाम क्या था, एनमो। और जॉन डन के फादर क्या थे, ट्रेडर थे या क्या थे, मर्चेंट थे, याद रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट आपके समक्ष है 95 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जी, पढ़िए। ओल्ड स्पेलिंग ऑफ सन, SUN, सन का ओल्ड स्पेलिंग क्या होता है। स्वीटेस्ट लबैडनोड को कविता जब आप पढ़ोगे तो वहां लिखा होगा, ये जो सन है इसका ओल्ड स्पेलिंग होता है SUNNE, सन। अगला, डैश अफेक्ट स्पीकर्स लाइफ। वह क्या है जो कवि के जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। जी हाँ, जब उसकी प्रेमिका रोती और बिलखती है, तो याद रखेंगे सिंगिंग एंड वीपिंग। मातम मनाना और रोना ये कवि के जिंदगी को प्रभावित करता है। अगला, द सन डज नॉट हैव। सूर्य के पास क्या नहीं था, तो याद रखेंगे सूर्य के पास डिजायर एंड सेंस नहीं है, मतलब इच्छा और ज्ञान। फीबल स्टैंड्स फॉर, ये जो फीबल शब्द है इसका प्रयोग किस लिए हुआ है, तो वीक, कमजोर, याद रखेंगे। अगला, द फायर अपीयर्स। आग जो है प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होता है कवि को, क्रूएल। तो याद रहे, अगला पॉइंट है 100, देयर इज अ हाउस नाउ डैश वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। ये माय ग्रैंडमदर्स हाउस का ना पहला लाइन है बाबू, पहला लाइन देखिए कुछ छोड़ा हुआ है। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। एक घर है अब वो बहुत दूर है जहां पर मैंने प्यार पाया। तो याद रहे पोएट्री सेक्शन से, अब अगर आपका एग्जाम में, याद रहे आपका एग्जाम में पोएट्री सेक्शन से जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इसी से रहेगा। इसको बेहतर कर लीजिए, और भी बेहतर, मतलब 100% कंफर्म होने के लिए पहले इसको अच्छे से एकदम क्लियर कर लीजिए, याद कर लीजिए। हो सके तो क्लास को बार बार देखिए, बार बार देखिए, देखते देखते याद हो जाएगा। इसको देखने के बाद आप क्या कीजिए कि मॉडल पेपर हो गया, मार्केट में गेस्ट पेपर मिलता है, मॉडल पेपर मिलता है, क्वेश्चन बैंक मिलता है, उसको खरीदिए, वहां भी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अपने आप एकदम सब चीज क्लियर हो जाएगा, एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं बचेगा। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्लास में जो है आपका, आप जो क्रैश कोर्स हमारे यहाँ कर रहे हो ईमानदारी पूर्वक कर रहे होंगे, एक एक क्लास को अच्छे से देख रहे होंगे, नोट्स कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे ढंग से ना। इसी के साथ आज का क्लास यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।